क्रिस्टल फील्ड थ्योरी चलो बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है और आपको जितने भी क्वेश्चन दिखेंगे जेई मेन, जेई एडवांस, नीट में मैक्सिमम क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट से आएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो बोर्ड्स में आपको क्या पूछता है, आपको पूछेगा इसके अजम्पशंस क्या हैं और इसका एप्लीकेशन पूछेगा। आप उसको एक बार देख लीजिए। मैं जो आपको बताने जा रहा हूं उसका क्रक्स क्या है, उसको कैसे हम लोग को फील करना चाहिए, स्प्लिटिंग क्या होता है एंड सो ऑन। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट विद क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो चलो समझिएगा जो ये थ्योरी क्यों आया है। बिकॉज अर्लियर थ्योरी लाइक वैलेंस बॉन्ड थ्योरी या उसके पहले जो थ्योरीज है वो सब फेल किया है। किस चीज ने फेल किया है? जैसे कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्स अगर हमसे बोला जाए कौन देगा कौन नहीं देगा, तो मेरे पास कोई ऐसा थ्योरी था नहीं। दूसरा, अगर मुझे एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन नहीं दिया जाए तो हम लोग स्पिन वाली मैग्नेटिक मोमेंट ये सब यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम लोग बता ही नहीं पा रहे थे पीपीटी के थ्रू। हमें बताया जा रहा था कि देखिए भाई इसमें D5 है पर इसका म्यूएस यानी स्पिन वाली मैग्नेटिक मोमेंट अगर मान लीजिए √3 है तो मतलब 1 एम्पीयर इलेक्ट्रॉन है। अगर मान लीजिए इसका कुछ √35 हो जाएगा तो आपका मान लीजिए कि यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 एम्पीयर इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। पर ये इंफॉर्मेशन चाहिए था, बट ये इंफॉर्मेशन यहाँ पर हम लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ओके, लेट अस स्टार्ट विद दिस। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी सबसे पहला इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये एक इलेक्ट्रोस्टैटिक थ्योरी है। यानी यहां पर आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, अट्रैक्शन या रिपल्शन होगा। ठीक है, यहां पर अजम्पशन ये होता है, पहला चीज तो इलेक्ट्रोस्टैटिक है, तो यहां पर ओवरलैप की बात मत करना। देयर इज नो ओवरलैप बिटवीन लिगेंड एंड सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है। तो इसके लिए क्या किया गया, कैसे बोला गया? इसके लिए क्या किया गया, लिगेंड को बोला गया कि यार ये जो है ना वो पॉइंट चार्ज है। क्या है? इट इज अ पॉइंट चार्ज। जब पॉइंट होता है तो इसका कोई ऑर्बिटल होगा नहीं, जब ऑर्बिटल नहीं होगा तो ओवरलैप की बात ही नहीं होगी। ठीक है, इट इज अ पॉइंट चार्ज। अगर कोई मान लीजिए न्यूट्रल स्पीसी था, न्यूट्रल लिगेंड है, उसको डायपोल की तरफ ट्रीट किया गया। ओके, डायपोल की तरह ट्रीट किया गया। यही आपका कुछ असम्पशन का पार्ट है, इसको समझ लीजिएगा। नाउ अभी हम लोग बात समझेंगे। हमें पता है यहां पर एक वर्ड आने वाला डीजेनरेसी, यहां पे जाने वाली है। तो डीजेनरेट ऑर्बिटल्स अगर हम बात करें तो डी वाला जो ऑर्बिटल है, नॉर्मल थ्योरी अभी तक जो पढ़ते आए हैं उसमें क्या था, ये पांचों ऑर्बिटल डीजेनरेट थे। मतलब ये देखो डब्बा में जो बना रहा हूं ना बॉक्सेस, अगर एक कनेक्टेड बॉक्स बन रहा है इसका मतलब क्या है, ये सब के सब डीजेनरेट है। मतलब दे हैव इक्वल एनर्जी, दे हैव इक्वल एनर्जी, इसलिए ये डीजेनरेट होंगे। वेरी गुड। तो ये डीजेनरेसी यहां पर मेंटेन्ड होता है अगर लिगेंड आपके पास नहीं है तो। बट जैसे ही लिगेंड आता है तो ये तोड़ देगा, डीजेनरेसी लॉस हो जाती है और वहां पर बनता है क्या होता है, दो तरह का ऑर्बिटल्स बन जाते हैं। इसी को बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। आगे बढ़ते हैं, पहले सब हटा के एक बार फिर समझते हैं। यहां समझ में आ गया? तो यहां पर आपका डीजेनरेट ऑर्बिटल्स है। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड मोर कि अगर जब लिगेंड आएगा तो इसका क्या होने वाला है। तो पहला चीज समझो कि जो ऑर्बिटल्स हैं वो कैसे देखते हैं। ठीक है, तो यहां पर एक और इंफॉर्मेशन हम लोग देख लेते हैं कि लिगेंड्स जो होते हैं, मान लेते हैं वो अज्यूम कर लो, दे आर अज्यूम कि आपका ये टू अटैक, जो भी अटैक कर रहा है, जो भी पास आ रहा है, देने के लिए आ रहा है अलोंग XYZ एक्सिस। हम लोग ये मान लेते हैं अभी ताकि हम लोग का आसान हो जाए पूरा एनालिसिस। यानी अगर मान लीजिए मेरा ये एक्सिस है, सपोज ये आपका x है, ये y है, ये z है। ओके, तो लिगेंड जो आपका है ना, अगर मेरे 6 लिगेंड आने वाला है 6, ठीक है,
तो इधर से आएगा, इधर से आएगा, प्लस एक्स माइनस एक्स आएगा, ठीक है, इधर माइनस एक्स हो जाएगा, इधर से आएगा प्लस वाई से आ रहा होगा तो माइनस वाई से भी आ रहा होगा, प्लस जेड से आ रहा होगा, सॉरी प्लस जेड यहां माइनस जेड यहां। तो इसका मतलब क्या हो गया, 6 लिगेंड आना है तो एक्सिस के एक इधर से एक इधर से, एक ऊपर से नीचे से, एक इधर से इधर से आ गया, ठीक है। ये हम लोग अज्यूम कर रहे हैं, समझ में आना चाहिए। क्यों अज्यूम कर रहे हैं, बिकॉज यहां पर इसका रोल आने वाला है। अब देखिए थोड़ा सा डी ऑर्बिटल्स के बारे में देख लीजिए। तो डी ऑर्बिटल्स हमारे दो तरह के हो जाते हैं, एक होता है डी एक्स वाई, डी वाई जेड एंड डी जेड एक्स। इन लोगों में क्या खास बात होता है, इनका जो लोब होता है ना वो दोनों एक्सिस के बीच में होता है। यानी ये जो एक्सिस है आपका, इसके बीच में लोब होगा, ठीक है, ये लोब जो बोला ये खुला हुआ है। और दूसरा ऑर्बिटल जो है वो होता है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, वो एग्जैक्टली इसका लोब एक्सिस सिमेट्रिक होता है, मतलब ये एक्स पे लाई करेगा। सपोज ये एक्स है, ये वाई, और ये क्या मान लो, अगर ये एक्स वाई बता रहा तो एक्स वाई मान लो, कोई भी लो एक्स वाई है। अगर वाई जेड है तो ये वाई जेड मान लो, जेड एक्स सॉरी एक्स जेड मान लो, ये एक्स है तो ये जेड मान लो, ठीक है। तो ये वाला क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। और डी जेड स्क्वायर जो होता है वो भी ऐसे ही होता है, जेड है और यहां पर एक थोड़ा सा कुछ इलेक्ट्रॉन्स और होता है। बट ये भी क्या हुआ, एक्सिस के सिमेट्रिक होता है, एक्सिस सिमेट्रिक होता है, मान लो यहां से बीच। ओके, समथिंग लाइक दिस, ये आपका जेड एक्सिस है। क्यों जरूरत है सीखने का, समझने का, बिकॉज लिगेंड जो आ रहे हैं वो अलोंग द एक्सिस आ रहा है। अगर जो लिगेंड इधर से आ रहा होगा, समझना, तो मेरा इलेक्ट्रॉन इसमें यहां कहीं होगा, तो ये डायरेक्ट कोलिजन या डायरेक्ट से उसे बच जाएगा, थोड़ा सा एंगल पे है। पर ये वाले अगर इलेक्ट्रॉन यहां से, लिगेंड यहां से आ रहे हैं, इनको तो बर्बाद कर देंगे। तो लिगेंड आ रहा है बर्बाद करने के लिए, पर ये सामने पड़ जाएगा, ज्यादा बर्बाद होगा ये दोनों, और ये तीनों जो हैं वो कम बर्बाद होंगे। तो इन दोनों को क्या होगा, नाउ जो पहले 5 डब्बे थे दैट इज डीजेनरेट ऑर्बिटल्स है, अब वो दो अलग अलग पार्ट में क्या हो जाएगा, टूट जाने वाला है। समझ में आ गया, दिस इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। लिगेंड कहां से आ रहा है, डी ऑर्बिटल मेरे कैसे दिख रहे हैं। तो डी ऑर्बिटल का जो केस आएगा, ये वाला जो आएगा जहां पे एक्सिस सिमेट्रिक नहीं है, वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका कम टूटेगा, मतलब कम डिस्टर्ब होगा, और ये दोनों आपके ज्यादा डिस्टर्ब होने वाले हैं। Therefore, we will have two set of orbitals। इसको हम लोग कुछ नाम देंगे, इसको बोलेंगे T2G, इसको बोलेंगे EG। अभी हम समझेंगे कब होगा, ये कब बोलते हैं, जब स्प्लिट हो गया तब आगे आएगा, ठीक है। ये EG T2G क्या होगा बाद में आएगा, पर ये सेट ऑफ ऑर्बिटल्स बात करेंगे। ओके, अगर ये समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कैसे ये होता होगा ना। एक बात समझ में आना चाहिए कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में यहाँ पे फील्ड इफेक्ट आने वाला है ना। फील्ड एक ऐसा होता है, समझो कैसे होने वाला है, इसका क्या मतलब। एक एग्जांपल समझाता हूं, जैसे मान लीजिए ये ब्लॉक रखा हुआ है, दूसरा ब्लॉक यही रखा हुआ है, दोनों 20 kg का है, ओके। और सपोज केस में मान लीजिए जी आपका 9.8 है, यहां भी जी आपका मान लीजिए जी 9.8 है, और यहां पर जी आपका 10 है। दो केस में लेता हूं, ठीक। अगर आपका जी यहाँ 9.8 है, दोनों पे इक्वल लग रहा हो, तो आप बोलोगे यार सर मेरा जो आ रहा है ना, ये 20, ये भी 20 है, तो ये जो जितना बढ़ाएगा, मान लो ये आपका किसी एक जगह पे है, मान लीजिए ये इंडिया में है और ये आपका यूएसए में, ठीक है, दोनों जगह जी सेम है,
मास सेम है, तो आप बोलोगे सर फोर्स जो आ रहा है ना वो तो 20 इंटू 9.8 हो जाएगा, डाउनवर्ड फोर्स, है ना। दिस इज व्हाट, जो भी आपका वैल्यू आ रहा होगा, यहां भी 29.8 आ रहा होगा, ठीक। ये आपका न्यूटन लगा, दोनों जगह सेम हो गया। जी अगर 10 लग रहा होगा तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे 200 सॉरी न्यूटन आ 200 न्यूटन आ जाएगा, ओके। तो दोनों तरफ बढ़ गया, मतलब दोनों में भी कोई डिफरेंस नहीं आया। पर सपोज सपोज एक केस ऐसा आता है जब इसका वैल्यू किसी टाइम पर ये 200 हो जाए और ये आपका 196 रह जाए। आपने एक इंस्टेंट पे मेजर किया जहां जी इसका स्टार्टिंग में था सेम, स्टार्ट आपने यहीं से किया और दोनों 120 की सब स्टार्ट किया, पर कुछ समय बाद ये आपको देखा गया तो 200 हो गया, तो 196 हो गया, तो क्या बोलोगे? जरूर से दिक्कत हुआ, जरूर से दिक्कत हो। क्या दिक्कत हुआ? बोलोगे यार जरूर से यही पॉसिबिलिटी बन रहा है बिकॉज ये अपना मास तो चेंज कर नहीं रहा, इस जगह पर जी का इफेक्ट ज्यादा हो गया, 10 की तरफ से लग रहा है, इस जगह पे कम लग रहा है, 9 की तरफ से लग रहा है, इसीलिए अब ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे। सेम हाइट पे रखा हुआ है बट एनर्जी वाइज क्या हो जाएगा? एमजीएच की बात करते हो, अगर हाइट सबका सेम है तो जी बढ़ गए यहां पर, तो यहां पे एनर्जी बढ़ गई, यहां पे कम रहेगी कंपैरेटिवली। समझ में आ गया? तो इसका मतलब क्या हो गया? अगर फील्ड इफेक्ट नॉन यूनिफॉर्म हो तब कुछ लोग ज्यादा एनर्जी के हो जाते हैं, कुछ लोग कम के हो जाते हैं। यूनिफॉर्म है, सबकी एनर्जी बढ़ी। अगर यहां पे मैं बोलूं 9 पॉइंट से स्टार्ट किया था तो पोटेंशियल एनर्जी का मान लो कुछ था, अगर 10 कर दोगे तो दोनों में इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी बढ़ा दोनों का, पर इक्वल अमाउंट बढ़ा। तो अगर अभी ये एनर्जी वाइज सेम थे, हमारे वर्ड में डीजेनरेट थे, तो इस केस में भी डीजेनरेट रहेंगे, बट इस केस में डीजेनरेट नहीं रह पाएंगे बिकॉज एनर्जी वाइज ये लोग अलग अलग हो गए हैं। तो डीजेनरेशन में आ रहा है, अलग अलग जगह पे भी होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर फील्ड इफेक्ट सिमेट्रिकल है, सेम है, आइडेंटिकल है, तो एनर्जी वाइज वो सेम अमाउंट बढ़ेंगे। तो डीजेनरेसी यानी एनर्जी वाइज जो उनका एनर्जी था जो पहले था उससे दोनों बढ़ा, इक्वल अमाउंट बढ़ा, तो कोई डिफरेंस इन दोनों में नहीं आया। बट अगर अनसिमेट्रिकल फील्ड आ गया तो एक की एनर्जी ज्यादा दूसरे की कम हो जाएगी। ये बात समझ में आ जाना चाहिए। ये समझ में आ गया? ये हुआ नॉर्मल केस। अब यही चीज को मैं एनालॉजी से बात करता हूं अपने केस में, हमारे केस में क्या होगा। तो यहां पे हम लोग पहले लिख लेते हैं, समझ में आ जाएगा। सिमेट्रिकल फील्ड्स में क्या होता है? सिमेट्रिकल फील्ड को तो एनर्जी बढ़ेगा, एनर्जी चेंज will be same, will be identical, ठीक है। सो डीजेनरेसी मेंटेन हो जाए, हमारे टर्म में हिसाब से डीजेनरेसी जो बोल रहा है मेंटेन करना, ठीक है। बट अगर अनसिमेट्रिकल फील्ड आ गया, अनसिमेट्रिकल फील्ड आ गया तो डीजेनरेसी आपका मेंटेन नहीं रह पाएगा, एनर्जी चेंज विल बी डिफरेंट, सो डीजेनरेसी विल बी लॉस्ट। समझ आ रहा? ये सिंपल हम लोगों ने एक ग्रेविटेशन का एग्जांपल ले लिया, बट अगर हम लोग इसको लिगेंड से कंपेयर करें तो वही एग्जैक्टली यही चीज होने वाला फिर से, ठीक है। आगे समझते हैं क्या होने वाला है। So what is going to happen in case of ligands? देखिए, इसको भी हम लोग प्लॉट करके समझते हैं। प्लॉट समझिएगा। सपोज आपका, मान लीजिए हमारे पास आपका कोई एक फील्ड ऐसे मैंने ले लिया, मान लीजिए यहां पर मान लीजिए मैंने एनर्जी एक्सिस बनाया, ये जो है वो फील्ड बता रहा है, मतलब एनर्जी एक्सिस बता रहा है, और ये बताएगा ऑर्बिटल्स कहां है मेरा, ठीक है।
अगर मान लीजिए मेरा पांचों डी ऑर्बिटल, मैं ऑर्बिटल्स की बात कर रहा हूं, मेरे पांचों डी ऑर्बिटल यहां पे हैं, दिस इज द केस, पांचों डी ऑर्बिटल अगर एक साथ बनाया हुआ है, ओके, यहां पर पांचों डी ऑर्बिटल एक साथ बनाया हुआ है, ये केस कब है, व्हेन आपका जो इनिशियल स्टेट मेंटेन्ड है, देयर इज नो लिगेंड प्रेजेंट, ठीक है। तो dxy, yz, zx, x माइनस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर सब एक ही एनर्जी के हैं, यहां बैठा हुआ है। अब मान लीजिए आपका लिगेंड आने वाला है और लिगेंड के पास भी चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, डी के पास भी इलेक्ट्रॉन होगा, वो भी नेगेटिव चार्ज है, तो वहां पे क्या होने वाला है, रिपल्शन होने वाला है। रिपल्सन से हमेशा एनर्जी बढ़ती है, याद रखिएगा। तो उसका मतलब क्या हो गया, ये जो पांचों है वो कहीं यहां कहीं पहुंच जाएंगे, प्रोवाइडेड अगर लिगेंड सिमेट्रिकल फील्ड अप्लाई कर रहा होगा। इन केस ऑफ सिमेट्रिकल फील्ड, स्फेरिकली सिमेट्रिकल फील्ड, मतलब जो कहानी dxy के लिए है वही कहानी dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के लिए भी बन जाए, तो सबकी एनर्जी बढ़ी बट सबकी बराबर बढ़ी, तो ये डब्बा जो है वो कहीं मिसमैच नहीं हुआ, इसका मतलब ये डिजेनरेसी अभी भी मेंटेन्ड है। बट प्रॉब्लम क्या है, ये हाइपोथेटिकल कंडीशन है, मतलब ये ऐसा होगा नहीं कभी। क्यों, देखो लिगेंड कैसे आ रहा है, लिगेंड ऐसे आ रहा है, ठीक है। अब एक लिगेंड एक पॉइंट चार्ज है, तो इसके अराउंड जो फील्ड होगा वैसे होगा, ये लिगेंड पॉइंट चार्ज है तो ये ऐसे काम कर रहा होगा, है ना, फील्ड ऐसे आ रहा होगा, इधर से भी लिगेंड आ रहा होगा, फील्ड ऐसे ही आ रहा होगा, इधर से भी आ रहा होगा, फील्ड ऐसे ही आ रहा होगा। तो ये जो फील्ड है, ये देखोगे सारे लिगेंड्स अलग अलग हैं, तो एक स्फेरिकली सिमेट्रिकल फील्ड नहीं बना पाएंगे, है ना, ये सबका इंटरेक्शन एक स्फेरिकली सिमेट्रिकल फील्ड नहीं होगा, तो उसका क्या होगा, दिक्कत अभी आने वाला है। तो इस तरह से नहीं रहेंगे, वो क्या हो जाएंगे, वो टूट जाएंगे। कौन टूटेगा, कौन की एनर्जी ज्यादा होगी, तो जो लोग का ऑर्बिटल जो था, जो डायरेक्टली फेस कर रहा, जो बर्बाद करने आ रहा, आप उसी के सामने खड़े हो जाओ तो क्या होगा, ज्यादा दिक्कत होगा। तो ऐसे कौन लोग थे, दो लोग थे, कौन से दो थे, एक था dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड dz स्क्वायर, ये दो लोग थे जो सामने खड़े हो गए थे, उसके सबसे ज्यादा बर्बाद वही होंगे, और जो तीन लोग थे जो उनसे बच जा रहे थे वो नीचे रह जाएंगे। क्लियर, ये समझ में आ रहा। तो ये जो फील्ड है, ये क्या हुआ, अनसिमेट्री होने के कारण से जो लिगेंड जो आपके डी ऑर्बिटल एकदम एग्जैक्टली सेम एनर्जी के थे, अब वो क्या हो गया, अलग अलग हो गए। तो सर ये डब्बा क्या दिखा रहा हूं, तो ये हाइपोथेटिकल हो गया, ये वाला इन प्रेजेंस ऑफ लिगेंड हो जाएगा, जो कि आपका एक्चुअल में आ रहा है, ठीक है। तो सर इसका क्या रिलेवेंस है, अब समझाता उल्टा। अब सोचो, मेरा प्रॉब्लम ये हुआ कि दो अलग अलग एनर्जी का ऑर्बिटल्स बन गए, ठीक। अब दोनों में बोलो कितना एनर्जी चेंज हुआ, तो आप बता ही नहीं पाओगे सर यहां से कहां तक पहुंचा, तो बोलोगे सर एवरेज बता सकता हूं, तो एवरेज क्या होगा, बोलो आपका लाइन यहां था, आपका दोनों ऑर्बिटल बढ़ा, पर ये ज्यादा बढ़ा, ये कम बढ़ गया, तो कहीं ना कहीं इसका एवरेज लाइन, ये जो लाइन होगा उसको बोलेंगे मीन, उसको बोलेंगे बेरिसेंटर। ये लाइन आपका एवरेज है। एवरेज का मतलब क्या हुआ कि अगर मान लेते हैं उसी चीज को ऐसे समझो, अगर मैं बोलूं कि जितना भी और चेंज आना था दोनों में अलग अलग आया, एवरेज या मतलब ये अगर स्फेरिकली सिमेट्रिकल फील्ड होता तो उतना ही चेंज लाता, मतलब इन दोनों का एवरेज ये माना जाएगा अगर इस स्फेरिकली सिमेट्रिकल फील्ड लेके लिगेंड आता तो, इसलिए इसको भी साथ रखते हैं, ठीक। अब बोला सर ये ओके, तो ये वाला एवरेज लेवल जो है वो इसको भी आइडेंटिफाई कर रहा है, इसको भी डिजिग्नेट कर देगा कि वही एवरेज, वही एनर्जी चेंज अगर स्फेरिकली सिमेट्रिकल फील्ड आता तो ऐसा कुछ मेरा डब्बा होता। समझ में आ गया अभी तक? सारी कहानी यहीं से स्टार्ट होती है बच्चा लोग, अगर आपको ये समझ में आ गया तो काम बन जाएगा। अब बात यहां से हम कंपेयर नहीं कर रहे, हम यहां से कंपेयर कर रहे हैं। बोला मीन के रिस्पेक्ट में सर क्या हो रहा है, तो मीन के रिस्पेक्ट में
ये 2 ऊपर है और ये 3 नीचे है। जितना भी एनालिसिस करना है वो इसके रिस्पेक्ट में करेंगे, क्योंकि अगर सिमेट्रिकल भी होता तब भी हम यहीं पहुंच रहे होते। तो जो भी एनर्जी का स्टेबिलिटी वाली जो बात जो भी हो रहा होगा वो इसी के रिस्पेक्ट में बात कर सकते हैं, यहां से करने की जरूरत है। तो अब हमारा डेटम जो है, जो मेरा एनालिसिस है वो ये है, समझ में आया? अब जो भी बात करना है इसके रिस्पेक्ट में बात करना, ठीक? तुमने जो भी किया अब समझो। तो ये हो गया बेरिसेंटर, ये हो गया आइडियल कंडीशन नॉर्मल कंडीशन में, और ये वाला लिगेंड सीएफटी के थ्रू जो लिगेंड जब आ रहा पॉइंटर, तो ऐसा कुछ हो गया। इसका नाम दिया गया, हटा दो इसको, T2G, इसका नाम दिया गया EG, ठीक? अब ये जो कितना गैप है, अगर वेटेड मीन देखो तो इसका कंट्रीब्यूशन 2 मिला के, इसका 3 मिला के, तो ये वाला आएगा 0.6 डेल्टा ओ, ये आएगा -0.4 डेल्टा, वेयर डेल्टा ओ इज द एनर्जी गैप जो स्प्लिट कर गया, ठीक है? डेल्टा ओ इज द एनर्जी गैप। सो यहां पे क्या हो रहा है, लिगेंड ने क्या किया, लिगेंड के प्रेजेंस में क्रिस्टल का स्प्लिटिंग हो गया, ठीक है? लिगेंड के प्रेजेंस में क्रिस्टल 2 पार्ट में टूट गया। द एनर्जी गैप डेल्टा ओ, जो इन दोनों का एनर्जी गैप है, इज कॉल्ड एज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, ओके? समझ में आया? दिस इज द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। क्या होता है, तो यहां पर क्रिस्टल स्प्लिटिंग की बात होने वाली है। 2 पार्ट में टूट गया, ये जो फ्रैक्शन है वो 0.6, ये आया 0.4। ऐसा सोचो, एग्जांपल बड़ा मतलब सिंपल सा ट्रिक है कि दोनों का एवरेज वहां 0 होना चाहिए, तो आप सोचो कि दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 1.2 आना चाहिए, प्लस 1.2 माइनस 1.2, कैसे आया, 0.6 इंटू 0.4 टू 3 आ जाएगा, ठीक है? तो दिस इज कॉल्ड एज, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, एंड द एनर्जी इज कॉल्ड एज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। यहां समझ में आ गया? ओके, तो एक बार फटाफट इसको लिख लीजिए, लिखिए, द स्प्लिटिंग ऑफ द degenerate orbitals, the splitting of the degenerate orbitals due to the presence of ligands, due to the presence of ligands, due to the presence of ligands in a definite geometry, in a definite geometry is called as crystal field splitting. It's called the crystal field splitting, and the energy separation is denoted by delta O. This is O, where O refers to octahedral complex, where O refers to octahedral complex. Next line. The set of orbitals having lower energy after the crystal field splitting, after the crystal field splitting is referred to as T2G orbitals, whereas the set of orbitals dx square minus y square and dz square, dx square minus y square and dz square
which has higher energy are referred to as EG orbitals. EG orbitals. ओके, नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इस डेल्टा ओ को अफेक्ट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फटाफट लिखते हैं। T2G वाला कौन सा है? T2G में कौन से हैं? DXY, DYZ, DZX, इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग जो बात करने जा रहे हैं वो समझने की बात है कि इसमें डेल्टा ओ किस पे डिपेंड करता है। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज फैक्टर्स अफेक्टिंग crystal field splitting energy delta O। सबसे पहला फैक्टर जो आता है वो है स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड। जितना स्ट्रेंथ ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा स्प्लिटिंग होगा। ठीक है, मोर द स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड higher the crystal field splitting energy delta O। अभी कैसे निकालते हैं? स्ट्रेंथ जो होता है वो आप एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करते हो यूजिंग स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। समझ में आ रहा है? स्ट्रेंथ जो होता है वो आप खुद से नहीं बताओगे, वो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन होता है। उसको बोलते हैं, एक सीरीज बनाया हुआ है, इसको बोला गया स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इसके ऊपर हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे आराम से, लेकिन यहां भी समझ लीजिए। ओके, सो व्हाट इज द नेक्स्ट पॉइंट? ये पहला हो गया स्ट्रेंथ। उसके अलावा क्या हो सकता है? उसके अलावा हो सकता है पोजीशन ऑफ मेटल। अब पोजीशन मेटल का मतलब क्या हो गया? देखो 3D, 4D, 5D ये तीन सीरीज हम लोग बनाते हैं, 6D भी है। तो 3D सीरीज में जो स्प्लिटिंग होगा वो कम होगा कंपेयर टू 4D, 4D में कम होगा कंपेयर टू 5D। ऐसा क्यों? बिकॉज अगर 3D, 4D, 5D में जाते हो इन अ ग्रुप तो Z इफेक्टिव क्या होता है? बढ़ जाता है, अट्रैक्शन फोर्स बढ़ जाता है। अट्रैक्शन बढ़ जाएगा तो क्या होगा? जो लिगेंड आ रहा था उसको तुम ज्यादा अट्रैक्ट करो तो क्या होगा? और तेज भाग के आएगा और अंदर घुस जाएगा, और अंदर घुस जाएगा तो और तहस नहस करेगा। समझ में आ रहा है? तो इसलिए अभी हम लोग बात करेंगे 3D वाले में जो भी लिगेंड, जो भी आपका मेटल होता है उसी में सब ये सब काम आता है। 4D और 5D वाले में लिगेंड कोई भी हो हम लोग सबको स्ट्रॉन्ग जैसे बिहेव करवाते हैं। ठीक है, ये हो गया सेकेंड पॉइंट। पोजीशन ऑफ मेटल कहां पे है? इन 3D, मतलब जो भी है आप बोलोगे ट्रांजिशन मेटल सीरीज। ठीक है, या बी ब्लॉक सीरीज जो बोलिए, ट्रांजिशन मेटल में जिंक पिंक सब नहीं देते, लेकिन ठीक है आप मानिए। द थर्ड थिंग इज, और क्या हो सकता है? आपको लिगेंड का इंटरैक्शन बढ़ाना होगा तो और क्या करोगे? आप बुलाना चाहते हो पास में। एक तो तरीका था कि जेड इफेक्टिव बढ़ा दिया, दूसरा तरीका क्या होगा? एक और तरीका होता है जेड इफेक्टिव बढ़ाने का, क्या होगा? चार्ज बढ़ा दो, चार्ज या और ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल।
जितना पॉजिटिव चार्ज बढ़ा दोगे उतना ही लिगेंड पास आएगा, यानी Fe2 प्लस के कंपैरिजन में Fe3 प्लस क्या करेगा, और बुलाएगा, आ जाओ आ जाओ, आएगा तो बड़ा लिगेंड का एक ही काम है, तहस नहस मचा दो, यानी स्प्लिटिंग को और ज्यादा बढ़ा दोगे। सो अगर बात करें Fe3 प्लस का स्प्लिटिंग ज्यादा होगा कंपेयर टू Fe2 प्लस, कीपिंग ऑल अदर फैक्टर्स सेम, ठीक है, कीपिंग ऑल अदर फैक्टर्स सेम, हम लोग ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो लिगेंड आ रहा है वो ज्यादा पास आएगा, ज्यादा पास आएगा तो जो ऑर्बिटल्स बीच में लाई कर रहे हैं उसके सामने वो ज्यादा बर्बाद हो जाएंगे, ज्यादा बर्बाद हो जाएगा तो ज्यादा हाइट बढ़ जाएगा, काम हो गया, आपका समझ में आ गया। तो ये मेजर 3 बातें याद रखिएगा, ठीक है, पहला स्ट्रेंथ, दूसरा आपका चार्ज या पोजीशन, तीसरा आपका चार्ज, क्लियर, इन तीनों से हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अभी तक हम लोगों ने ये देखा कि डेल्टा ओ को अफेक्ट कौन कौन करता है, एक तो स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड जो कि हम देखने जा रहे हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, दूसरा उसका पोजीशन, तो 3D का 4D के कंपैरिजन में कम रहेगा, 4D का 5D के कंपैरिजन में कम रहेगा, यानी डेल्टा ओ की बात करें तो डाउन द ग्रुप बढ़ेगा, ठीक है। एंड तीसरा जो चीज था वो था चार्ज, सेम मेटल पे चार्ज बढ़ा दोगे पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो ये लास्ट 2 पॉइंट तो अपने आप समझ में हमको आ रहा है, ऑलमोस्ट 20-30% राइज हो जाता है अगर चार्ज आप बढ़ा रहे हो तो। फर्स्ट पॉइंट को समझते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को, ओके। देखिए स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में पहला चीज समझने वाली बात है, ये एक्सपेरिमेंटल है, इस पे आप उंगली नहीं उठाओगे, ऐसा क्यों नहीं, ये सब बात आप नहीं करोगे, ये एक्सपेरिमेंटल सीरीज है, ठीक है। इन जनरल हम लोग बात करें, इन जनरल आप देखोगे जो हम लोग अभी लिखेंगे भी, सीरीज में डोनर एटम की बात करें तो हैलोजन डोनर, इन जनरल बात करूं, ये वीकर होते हैं कंपेयर टू ऑक्सीजन डोनर से, जो कि कम होता है नाइट्रोजन डोनर से, और जो कि सबसे ज्यादा होता है कार्बन डोनर, कार्बन डोनर, ओके, कार्बन डोनर। अब कार्बन डोनर, नाइट्रोजन डोनर, ऑक्सीजन एंड हैलोजन, इन सब में अगर बात करोगे 3D सीरीज में अगर बात करें, इन जनरल, फिर बोल रहा हूं देयर कैन बी एक्सेप्शन, ये लोग आपके वीक होते हैं और ये लोग आपके स्ट्रांग है। अब यहां पे अच्छी बात यह है कि कितना ज्यादा वीक, कितना से मतलब या तो आप वीक हो या तो आप स्ट्रांग हो, ठीक है। 4D या 5D में अगर आप बात करोगे तो अगर आप बात करें लिगेंड की, देखो स्ट्रेंथ वाइज तो यही रहेगा, बट हम लोग आगे बढ़ के बात करेंगे इस वीक और स्ट्रांग को बात जब कंपेयर कर रहे हैं तो कैसे कर रहे होंगे हम लोग, आप बात कर रहे होंगे फोर्स पेयरिंग का, यहां पे कॉन्सेप्ट आएगा फोर्स पेयरिंग का, अब भी बस इसको लिख लीजिए, समझाता हूं कैसे, कॉन्फ़िगरेशन वाला पार्ट आने वाला है, समझ में आएगा। स्ट्रांग मैन कब बोलेंगे, स्ट्रांग फील्ड है मेरे लिए, स्ट्रांग फील्ड कब हो जाएगा, जब फोर्स पेयरिंग कर रहा होगा, जबरदस्ती से पेयर कर दे उठा के। वीक में मतलब क्या होगा, फोर्स पेयरिंग नहीं हो रहा होगा। 4D 5D में ये सारे के सारे स्ट्रांग की तरह बिहेव करते हैं, फोर्स पेयरिंग कर रहा होगा, मतलब कोई लोचा ही नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। 3D में जो दिक्कत है 4D 5D में प्रॉब्लम नहीं होता, बिकॉज 4D 5D में जेड इफेक्टिव बढ़ने के कारण से डेल्टा इतना ज्यादा हो जाता है कि फोर्स पेयरिंग पॉसिबल नहीं हो पाता है, फोर्स पेयरिंग ही हो पाता है। ये जो बात वर्ड बोल रहा हूं ये भी जस्ट कॉन्फ़िगरेशन आते ही समझ में आ जाएगा, अभी बस आप इसको लिख लीजिए, ठीक है। तो आपका ये लोचा भी खत्म हो गया, प्रॉब्लम खत्म हो गया, कौन सा स्ट्रांग कौन सा वीक है, तो वीक वाला ऑक्सीजन दोनों तक हो जाएगा, आगे आपका